वेलकम बच्चों। आज हम अपनी क्लास में ज्योग्राफी में चैप्टर 4 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विंड और मॉइस्चर। ठीक है। विंड जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एयर का मूवमेंट है एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। ठीक है। तो जब भी एयर जो है वो हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगहों पे बहती है तो उस एयर के मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है। इसमें जब एयर बहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड। ठीक है। अब विंड जिस डायरेक्शन में बहती है उसका नाम भी उसी के बेसिस पे पड़ जाता है। जैसे वेस्टर्ली। वेस्टर्ली मतलब हो गया कि यहाँ पर जो विंड है वो वेस्ट से बहना स्टार्ट हुई है। ठीक है। यानी वेस्ट से बह रही है तो इसे वेस्टर्ली कह दिया गया। अगर वही विंड ईस्ट से बहती है तो उसे हम ईस्टर्ली कहते हैं। ठीक है। तो विंड का जो नाम है वो बेसिकली उसके ब्लो करने की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रखा जाता है। ठीक है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो विंड होती है वो स्लो भी बह सकती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो एक तूफान ला सकती है। ठीक है। इतना बड़ा तूफान कि सब कुछ उड़ सकता है। ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, विंड के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली जो विंड है, ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो विंड होती है बच्चों उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब विंड जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है परमानेंट विंड्स, दूसरी होती है सीजनल विंड्स और तीसरी होती है लोकल विंड्स। ठीक है। परमानेंट विंड्स क्या होती है? नाम से ही लग रहा है कि जो परमानेंट बनी रहेंगी, कभी जाएंगे नहीं। परमानेंट क्या होता है? स्थाई, है ना। जो एक बार बन गया तो बन गया, वो परमानेंट है, वो हटेगा ही नहीं वहां से। तो एग्जैक्टली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली वैसा काम भी है। ठीक है। परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती हैं जो पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो बहती रहेंगी, उसी डायरेक्शन में चेंज ही नहीं होंगी। तो इसलिए क्योंकि वो ना उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, ना उनके ब्लो करने का स्टाइल चेंज होता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये परमानेंट विंड्स हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ठीक है। अब ये ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ईस्टर्लीज क्या होती हैं, ये हम यहाँ पर इस डायग्राम में जो दिया गया उससे हम समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारी अर्थ का डायग्राम है। ठीक है। यहाँ पर हमें पता है जो सन होता है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट सनरेज पड़ती हैं, और वहीं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करते हैं, चाहे हम नॉर्थ के साइड मूव कर रहे हो चाहे हम साउथ के साइड मूव कर रहे हो, जो सन रेज हैं वो जो है उनकी इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे रिड्यूस होती है और पोल्स पे पहुंचकर सन रेज की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। इसलिए जो इक्वेटर होता है वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करते हैं, दोनों ही साइड में, चाहे वो नॉर्थ साइड में मूव करें चाहे साउथ साइड में, तो क्या होता है कि सन रेज जो है वो कम पहुंच पाती हैं। इस वजह से ऊपर जो है हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के एरिया की वजह से ही यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और विंड्स जो है वो बहती हैं। ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम क्यों पड़े? ठीक है। इससे पहले जो है हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे बुक में यहाँ डोल्ड्रम्स लिखा हुआ है। डोल्ड्रम्स मतलब वो एरिया होता है जो बहुत शांत या क्वाइट होता है। ठीक है। इसे जनरल मीनिंग डिप्रेसिव कह सकते हैं। ठीक है। तो जो इक्वेटर पे जो एरिया है, इक्वेटर का जो रीजन होता है वो लो प्रेशर का रीजन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो ऊपर हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है, इस वजह से जो विंड क्या होती है, कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो और इक्वेटर के अराउंड जो है प्रेशर कितना होता है, लो होता है। तो इसलिए जो विंड्स होती हैं वो बेसिकली हाई से लो मूव करती हैं। तो इक्वेटर से 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली ऊपर तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न साइड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर साइड, क्या होता है कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है।
और बेसिकली जो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं इसी को कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब अगर ये नॉर्दर्न साइड में ये ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न साइड में इनका मूवमेंट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर वाली विंड्स हैं तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये ईस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो विंड्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसलिए जो है इन्हें ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ साइड में ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। अब हम यहाँ पे हमने ट्रेड विंड समझ ली, अब हम आते हैं वेस्टर्लीज पे। वेस्टर्लीज से पहले हम देखते हैं हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, ये एक ऐसे रीजन्स होते हैं जो नॉर्थ और साउथ साइड में जो है 30 डिग्री, इक्वेटर से 30 डिग्री जब हम ऊपर आगे जाएंगे नॉर्थ साइड में, और इक्वेटर से ही 30 डिग्री हम जब नीचे आएंगे साउथ साइड में, तो उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर जो विंड्स बहती हैं वो काम होती हैं और थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन भी होती है, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्लीज होती हैं ये बेसिकली यही हॉर्स लैटिट्यूड वाले रीजन में ही ब्लो करती हैं, ठीक है। अभी वेस्टर्लीज क्या होती है, नाम सही लग रहा है कि वेस्टर्लीज मतलब ये वेस्ट से बह रही होंगी, ठीक है। तो अगर वेस्ट से बह रही है तो किधर को बहेंगी, ईस्ट को। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये वो विंड्स होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, और कहाँ से, 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड में ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही हैं। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, नीचे के साइड भी 30 to 60 वेस्ट से ईस्ट जो है ये वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेस्टर्लीज होती हैं वो हाई प्रेशर एरिया में ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि ऊपर तो हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, और फिर ये पोल्स की तरफ मूव करती हैं, ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। पोलर ईस्टर्लीज क्या होगा, एकदम पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ के। अब नाम ईस्टर्लीज है, इसका मतलब ये होगा कि ईस्ट से ब्लो करना स्टार्ट करती है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि ये पोलर साइड में ब्लो कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विंड्स होंगी वो बहुत ठंडी होंगी और बहुत ड्राई होंगी, ठीक है। और ये भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करेंगी, तो हाई प्रेशर तो पोल से बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो परमानेंट विंड्स हैं वो तीनों पूरे साल कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। अब सीजनल विंड्स क्या होती हैं, सीजनल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ब्लो करती हैं, बहती हैं, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारे इंडिया की जो मानसून विंड्स होती हैं, ठीक है। लोकल विंड्स क्या होती हैं, लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर साल में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो किसी छोटे एरिया में ब्लो करती हैं, जैसे कि आपकी लैंड ब्रीज हो गई या सी ब्रीज हो गई, ठीक है, ओके। या फिर आप कह सकते हैं लैंड ब्रीज सी ब्रीज कहाँ पे रहती है, आपको सिर्फ ये ओशियंस वाले जो एरियाज होते हैं सी वहाँ पे जो समुद्री इलाके होते हैं उधर ही भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, नियर कोस्टल एरियाज, ओके। सो एक और एग्जांपल इसका है लू। जब नॉर्दर्न इंडिया में आप देखो प्लेन्स में तो जब गर्मी होती है तो बहुत गर्म हवा चलती है ना, एकदम सूखी सूखी, से लू कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोकल विंड्स हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे मॉइस्चर पे आते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो लैंड से, ठीक है, इवापोरेट करता है और फिर क्या बन जाता है, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब हम जो टर्म जानते हैं वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारे एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है या फिर बहुत फुल हो जाती है हमारी एयर वाटर वेपर से, तो उसे हम कहते हैं वो एक ह्यूमिड डे है, ठीक है। जैसे जैसे एयर वार्म होती है, ठीक है, उसके वाटर वेपर के होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है, इसलिए जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होने लगती है, ठीक है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कोई ऐसा ह्यूमिड डे आता है, जैसे कहते हैं उमस वाला मौसम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं, जो पसीना हमारी बॉडी से होता है वो भी जल्दी नहीं इवापोरेट होता है, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन और बहुत अनकंफर्टेबल अनईजी लगता है, ठीक है। अब जब वाटर वेपर जो है ऊपर को उठता है, राइज होता है, तो क्या होता है, ये कूल होता है, ठंडा होता है। जब वाटर ठंडा होता है तो क्या होता है, इससे पानी की बूंदें बनती हैं, और फाइनली जो है इससे क्या होता है,
ये सब जब ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा होते हैं तो फिर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। अब जब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जब एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, तो फाइनली ये एज अ प्रेसिपिटेशन नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रेसिपिटेशन नीचे आता है अर्थ पे तो उससे क्या कहते हैं, रेन, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब ये लिक्विड के फॉर्म में हमारी अर्थ पे गिरती हैं तो इसे हम रेन कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो रेन वाटर है वो हमारे ग्राउंड वाटर को एनरिच करता है, तो ग्राउंड वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन वाटर है। प्लांट्स जो है ये वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। जब आप किसी हिल साइड पे अगर ट्रीज़ को काट दीजिए तो जब रेन वाटर बहता है, बारिश होती है, तो वो अपने साथ साथ सब मिट्टी को बहा ले जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए अगर पेड़ या ट्रीज रहते हैं हिल साइड पे तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती है, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं जब जेट प्लेन्स जाते हैं, आपने गौर किया होगा तो क्या होता है कि स्काई में एक वाइट कलर की ऐसे पूंछ जैसी लाइन जैसी बन जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जेट प्लेन से जो पूरा धुआं निकलता है, ठीक है, उनके इंजन से, वो मॉइस्चर जो है जब कंडेंस होता है तो इससे क्या होता है कि कुछ समय तक जो है वहाँ पे एक वाइट कलर का ट्रेल जैसे एक रास्ता जैसा दिखता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है, जहाँ से जेट जाती है। अगर कोई हवा वहाँ पर बह नहीं रही हो, डिस्टर्ब ना कर रही हो वहाँ पे, तो ठीक है। अब रेनफॉल भी जो है 3 टाइप्स की होती है मैकेनिज्म के बेसिस पे। पहली होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी ओरोग्राफिक और तीसरी साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि साइक्लोनिक रेनफॉल वो रेनफॉल्स होती हैं, वो बारिश होती है जो साइक्लोन्स की वजह से होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उठती है और वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है बीच में जो है कहीं पे आ करके एक दूसरे से मीट करती हैं, मिलती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वार्म एयर को जो है कोल्ड एयर जो है पूरा एनसर्कल कर लेती है, ठीक है। उसके चारों तरफ कोल्ड एयर एक तरह से ऐसे ऐसे गोल गोल उसको पूरा घेर लेती है, जिसकी वजह से एक सर्कुलर विंड सिस्टम बनता है और फाइनली जो है वो रेनफॉल क्रिएट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल क्या होती है, ये बेसिकली पहाड़ों पे होती है, ठीक है। पहाड़ों पे कैसे होती है, जब मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, वो जब ऐसे पहाड़ों से जब ऊपर को उठती है ना, ठीक है, जब एयर ऊपर को उठती है तो मॉइस्ट एयर जब ऊपर को उठती है तो क्या होता है कि वो जब ऊपर हाई जाती है तो वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद क्या होता है ऑरोग्राफिक क्लाउड्स बनते हैं और फाइनली वो वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस साइड से हवा ऊपर उठ रही है ना पहाड़ के, उसी साइड पे आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे हवा बह रही है। माउंटेन के दूसरे साइड जिसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, वहाँ पे एकदम डेजर्ट जैसा मौसम रहता है, सूखा सूखा, ठीक है। और वहीं पहाड़ के एक साइड जो है खूब बारिश होगी और दूसरी साइड बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ये आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। ये बेसिकली माउंटेन्स के रिच पे होती है। तीसरा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट के बनने से रेनफॉल हो रही है। यहाँ पे क्या होता है वार्म एयर जो होती है वो ऊपर को उठती है, सबको पता है, और तो ऊपर जाकर क्या होता है ये कूल डाउन हो जाती है। जब ये ठंडी होती है तो क्लाउड बनाती है, क्लाउड के बनने के बाद तो प्रेसिपिटेट होते हैं और फाइनली वो अर्थ पे आते हैं इन द लिक्विड फॉर्म एंड आर कॉल्ड एज रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह की रेनफॉल्स को देखा, ठीक है। रेनफॉल एनिमल और प्लांट्स दोनों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर आता है, ठीक है। अगर बारिश कम होगी तो पानी की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रही बात प्रेसिपिटेशन की तो ये 3 तरह का होता है, स्नो सॉरी कई तरह का होता है, उसमें से 3 और फॉर्म्स जो आपके बुक में दिए हैं वो स्नो, स्लीट और हेल, ठीक है। ओले पड़ना हेल है ना कहते हैं, स्नो मतलब बर्फ पड़ना, और जब लिक्विड के रूप में गिरती है तो रेनफॉल हो गया, ओके। तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।